जोहार दोस्तों, मैं उरांव सर आप लोगों को स्वागत करता हूं आज का झारखंड जीके के क्लास में। आज का क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है जो आपके एग्जाम में 100% देखने को मिलेगा। तो समय को न गंवाते हुए चलिए पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। उससे पहले बता दें कि आज की जो क्लास है इसमें हम लोग झारखंड जीके के तहत देखने वाले हैं झारखंड जीके का मिक्सअप क्वेश्चन, अर्थात बहुत सारे चैप्टरों को मिलाकर एक ही साथ एक ही क्लास में करने वाले हैं। तो कुल मिलाकर आज की क्लास जो है आपके लिए बेहद खास है। तो डोंट वेस्ट टाइम, आप लोग क्या कीजिए कि अपना नोटबुक निकाल के बैठ जाइए। अब नोटबुक निकालना इसलिए आवश्यक हो जाता है क्योंकि जो सवाल है उसका उत्तर हम बताएंगे ही बताएंगे, लेकिन उसके साथ में जो एक्स्ट्रा फैक्ट जुड़ा होगा उसको भी डिटेल में बताएंगे। तो उसको आप लोग क्या कीजिएगा कि अपना नोटबुक में नोट करते हुए चलिएगा। और यकीन मानिए जो आप पढ़ते हैं याद रहता है, लेकिन जिसको आप लिख लिख के पढ़ते हैं आपके दिमाग में अधिक दिनों तक याद रहता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का शानदार क्लास शानदार क्वेश्चन के साथ। पहला ही क्वेश्चन बेहद शानदार है जो आपके लिए एग्जाम के दृष्टिकोण से वीवीआईपी है। पहला क्वेश्चन कहता है कि प्रथम नागवंशी राजा कौन थे। पहला है शिवदास कर्ण, दूसरा है एनी शाह, तीसरा है दुर्जन साल, चौथा है फनी मुकुट राय। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, फनी मुकुट राय को नागवंश का प्रथम राजा माना जाता है। अब फनी मुकुट राय के द्वारा 64 ईस्वी में नागवंश की स्थापना किया गया है और इस पर 64 ईस्वी को ही क्या कहा जाता है, इसी को प्रथम शताब्दी कहा जाता है। अगर शताब्दी का बात आएगा तो आप लोग कह सकते हैं कि प्रथम शताब्दी में नागवंश की स्थापना हुआ था। चूंकि फनी मुकुट राय ने ही नागवंश की स्थापना किया था, इसीलिए फनी मुकुट राय को आदि पुरुष भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, तो नागवंश का आदि पुरुष कहा जाता है। इतना याद रखना है। अब पूछता है कि फनी मुकुट राय का राजधानी कौन सा था, तो राजधानी था सुतियांबे। क्या था, सुतियांबे। इतना याद रखना है। अब नागवंश जो है, तो नागवंशियों का जो है राजकीय भाषा कौन सा था, तो नागवंशियों का राजकीय भाषा नागपुरी था। नागपुरी तो खाले मोइनी खाबू मोके बेच लाए थे, यही नागपुरी भाषा नागवंशियों का राजकीय भाषा था। इतना आपको याद रखना है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी, फनी मुकुट राय के द्वारा नागवंश की स्थापना किया गया था और फनी मुकुट राय ही नागवंश के प्रथम राजा थे जिन्हें आदि पुरुष भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि ऋग्वेद काल में झारखंड को किस नाम से जाना जाता था। पहला है किकट प्रदेश, दूसरा है पुंडरिक देश, तीसरा है कुकुरा, चौथा है छोटा नागपुर। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा किकट प्रदेश। ऋग्वेद काल में झारखंड को किकट प्रदेश के नाम से पुकारा गया है। अगर पुंडरिक देश की बात करेंगे तो महाभारत में झारखंड को क्या कहा गया है, तो महाभारत में झारखंड को पुंडरिक देश और पशु भूमि कह के पुकारा गया है। कुकरा की बात करेंगे तो मुगल काल में, ठीक है, मुगल काल में झारखंड को कुकरा या खुकरा कहा गया है। छोटा नागपुर की बात करेंगे तो अंग्रेजों के शासन काल में झारखंड को छोटा नागपुर कह के पुकारा गया है। ये सब आपको याद रखना है। और एक न एक क्वेश्चन जो है झारखंड के नामकरण से संबंधित आपके एग्जाम में 100% पूछे जाएंगे। तो झारखंड के नामकरण से संबंधित एक सेपरेट वीडियो भी मेरे चैनल में पहले से अपलोड है, उसको भी आप चाहे तो देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि संथाल विद्रोह कब हुआ था। पहला है 1914, दूसरा है 1855, तीसरा है 1831, चौथा है 1874। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1855-56 में संथाल विद्रोह हुआ था। अगर तारीख की बात करेंगे तो 30 जून, ठीक है, 30 जून 1855 को भोगनाडीह में सबसे पहले संथाल विद्रोह का शुरुआत हुआ था। इसलिए जो है प्रत्येक साल 30 जून को झारखंड में हूल दिवस मनाया जाता है। क्या चीज़, हूल दिवस मनाया जाता है। और हूल दिवस के दिन झारखंड में राजकीय अवकाश की भी व्यवस्था है। इतना आपको याद रखना है। अब बता दें कि संथाल विद्रोही जो थे अपना जोश जुनून बनाए रखने के लिए बीच बीच में हुल हुल का आवाज़ लगाते थे, इसलिए जो है संथाल विद्रोह को हुल विद्रोह भी कहा जाता है। और वैसे हुल का मतलब क्या हो जाता है, तो हुल का मतलब क्रांति होता है, ये भी आपको याद रखना है। अब आपको बता दें कि ये जो विद्रोह है संथाल विद्रोह, इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे, तो नेतृत्वकर्ता 6 भाई बहन थे। 4 भाई थे, सिद्धू, कान्हू, चांद, भैरव और इनकी 2 सगी बहन फूलो झानो थी। यानी कि 6 भाई बहनों के द्वारा जो है संथाल विद्रोह का नेतृत्व किया गया था और इसी को जो है हुल विद्रोह भी कहा जाता है। इतना याद रखना है। अब 1914 की बात करेंगे तो 1914 में क्या हुआ था आपका, टाना भगत आंदोलन। कौन सा, टाना भगत आंदोलन हुआ था, जिसका नेतृत्व जत्रा भगत के द्वारा किया गया था। जत्रा भगत, इतना याद रखना है। 1831-32 में क्या हुआ था, तो 1831-32 में आपका कोल विद्रोह हुआ था और कोल विद्रोह का नेतृत्व बुधू भगत के द्वारा किया गया था। ये भी आपको याद रखना है।
इसके अलावा 1874 में क्या हुआ है, तो 1874 में आपका खेरवार आंदोलन हुआ है, खेरवार आंदोलन। और खेरवार आंदोलन का नेतृत्व भागीरथी मांझी ने किया है। किसने किया है, तो भागीरथ मांझी ने किया है, ये भी आपको याद रखना है। तो 3 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 1855 में संथाल विद्रोह का शुरुआत हुआ था। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि खेरवार आंदोलन किसकी नेतृत्व में किया गया था। पहला है भागीरथ मांझी, दूसरा है बुधू भगत, तीसरा है तिलका मांझी, चौथा है विश्वनाथ सहदेव। तो इसका उत्तर हम अभी ही बता चुके हैं कि खेरवार आंदोलन का नेतृत्व भागीरथ मांझी के द्वारा किया गया है। अब कब हुआ था, तो ये हुआ था आपका 1874 ईस्वी में हुआ था। बुधू भगत के द्वारा 1831-32 में 1831-32 में कोल विद्रोह का नेतृत्व किया गया था। तिलका मांझी के द्वारा तिलका मांझी आंदोलन का नेतृत्व किया गया था, ये भी आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि 1857 के विद्रोह के समय छोटा नागपुर का कमिश्नर कौन था। पहला है मैकडोनाल्ड, दूसरा है रफसीज, तीसरा है डाल्टन, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, डाल्टन। 1857 के विद्रोह जिस समय छोटा नागपुर में हो रहा था, उस समय छोटा नागपुर के कमिश्नर डाल्टन था। इतना याद रखना है। अब 1857 के विद्रोह की बात है तो ये भी पूछता है कि झारखंड में सबसे पहले 1857 की क्रांति कब और कहाँ हुआ था। तो बता दें 12 जून 1857 को सबसे पहले झारखंड में 1857 की क्रांति की शुरुआत हुई थी। कहाँ से हुई थी, तो रोहिणी गांव से हुई थी। और ये रोहिणी गांव कहाँ है, तो रोहिणी गांव आपके देवघर जिला में है और देवघर जिला बना है 1983 में। इतना क्लियर करते हुए चलना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि एनडी और ओपर तिपी नाम से प्रसिद्ध विवाह किस आदिवासी समुदाय से संबंधित है। पहला है हो, दूसरा है संथाल, तीसरा मुंडा, चौथा है उरांव। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। हो जनजाति में विवाह का एक प्रकार है एनडी और एक आपका ओपर तिपी। इतना याद रखना है। अगर हो जनजाति की बात करेंगे तो ये झारखंड की चौथी सबसे बड़ी जनजाति है और इनकी भाषा कौन सी है, तो इनकी भाषा हो है। और आपको बता दें कि हो भाषा का लिपि क्या है, आपका वारिंग चित्ती है। ये भी आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। उससे पहले ये भी आपको बता देते हैं कि संथाल जनजाति झारखंड की जनसंख्या की दृष्टि से प्रथम सबसे बड़ी जनजाति है और मुंडा जो है तीसरे स्थान पर है और आपका उरांव जो है दूसरे स्थान पर है। ये भी आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि झारखंड में कुल 33 आदिवासी समुदाय है। इनमें से अधिकांश जनजातियों का स्रोत क्या है। पहला है प्रोटो ऑस्ट्रेलाइट, दूसरा है ऑस्ट्रिक, तीसरा है निग्रो, चौथा है मोंगोलाइट। तो आपको बता दें कि 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड में 32 जनजाति पाए जाते हैं और उन्हीं में से 8 को आदिम जनजाति का दर्जा दिया गया है। लेकिन 2022 में जो है एक और नई जनजाति बनाया गया है झारखंड में, या मान्यता दी गई है, वो कौन सा है, आपका पुरान जनजाति। तो इस तरह से जो है वर्तमान में झारखंड में जनजातियों की समुदाय कितना है, तो 33 है। और इनमें जो है अधिकतर लोगों का या अधिकांश जनजातियों का जो है स्रोत क्या है, तो ऑप्शन नंबर ए प्रोटो ऑस्ट्रेलाइट प्रजाति समूह से आते हैं। ये सभी के सभी नहीं बल्कि अधिकतर। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि खड़िया जनजाति के लोग पहाड़ देवता को किस नाम से पुकारते हैं। पहला है बोराम, दूसरा है गुमी, तीसरा है पाटदुबो, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पाटदुबो। देखिए इसको इस तरह से भी लिखा जाता है, पाटदुबो। थोड़ा सा साउंड मेरा जो है अलग आ सकता है, लेकिन इसी प्रकार का कुछ नाम बोला जाता है, पाटदुबो। ठीक है, खड़िया जनजाति के लोग पहाड़ देवता को पाटदुबो कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर जी जो है, सी जो है आपका सही हो जाएगा। अब खड़िया जनजाति की बात करेंगे तो झारखंड में जो है सबसे अधिक ईसाईकरण किसका हुआ है, तो सबसे अधिक ईसाईकरण खड़िया जनजाति का ही हुआ है। तो ये भी आपका एग्जाम में पूछने वाला क्वेश्चन है, इसको भी याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि संथाल परगना के अधिकांश सौरिया पहाड़िया लोग किस भाषा का प्रयोग करते हैं। पहला है बंगला, दूसरा है संथाली, तीसरा है नागपुरी, चौथा है मुंडारी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बांग्ला भाषी हैं।
ठीक है। संथाल परगना में जो सोरिया पहाड़िया लोग रहता है, ये लोग बांग्ला भाषा का प्रयोग करता है। तो पहले हम लोग सोरिया पहाड़िया की बात करेंगे। तो झारखंड में जो 8 आदिम जनजाति है, उन्हीं में से एक जो है आपका सोरिया पहाड़िया है। और सोरिया पहाड़िया के द्वारा जो है जो मूल सोरिया पहाड़िया है, इनके द्वारा माल्टो भाषा का भी प्रयोग किया जाता है। कौन सा? माल्टो भाषा का भी प्रयोग किया जाता है। और माल्टो भाषा जो है आपका द्रविड़ भाषा परिवार के अंतर्गत आता है। लेकिन ये सोरिया पहाड़िया लोग जो कि संथाल परगना क्षेत्र में रहते हैं, वे लोग अधिकांश लोग जो है बांग्ला भाषा का प्रयोग करते हैं। ये भी आपको याद रखना है। अब संथाल परगना का जिक्र हुआ है तो आपको बता दें कि संथाल परगना झारखंड का एक प्रमंडल है और इसका मुख्यालय क्या है? तो इसका मुख्यालय दुमका है। वैसे प्रमंडल का जिक्र आया है तो प्रमंडल के बारे में ही बता भी देते हैं। ठीक है। तो प्रमंडल की बात करेंगे तो झारखंड निर्माण के समय यानी कि 2000 ईस्वी के समय झारखंड में प्रमंडलों की संख्या 4 थी। लेकिन बाद में जो है कोल्हान प्रमंडल का निर्माण होता है और झारखंड में प्रमंडलों की संख्या 5 हो जाती है। ये जो कोल्हान प्रमंडल का निर्माण किया जाता है, ये दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल से अलग करके बनाया जाता है। तो वर्तमान में झारखंड में 5 प्रमंडल है और इन पांचों प्रमंडल का नाम और मुख्यालय एक बार फिर से आप लोगों को हम रिपीट करा देते हैं। ठीक है। पहला हो जाएगा उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल, जिसका मुख्यालय हो जाएगा हजारीबाग। क्या हो जाएगा? हजारीबाग। दूसरा हो जाएगा दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल, जिसका मुख्यालय रांची हो जाएगा। तीसरा हो जाएगा आपका पलामू प्रमंडल, जिसका मुख्यालय आपका मेदिनीनगर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मेदिनीनगर हो जाएगा। चौथा क्या हो जाएगा? तो चौथा जो है आपका हो जाएगा संथाल परगना और संथाल परगना का मुख्यालय दुमका हो जाएगा। और पांचवा और आखिरी प्रमंडल जो है आपका कोल्हान प्रमंडल, जिसका मुख्यालय चाईबासा हो जाएगा। इतना याद रखना है बंधुओं, बाकी तो हम देख ही लेंगे। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बंगला। संथाली भाषा जो है संथाल जनजाति के द्वारा बोली जाती है। नागपुरी की बात करेंगे तो झारखंड का जो बोलचाल का भाषा है वो क्या है? नागपुरी है। इसको जो है बांसुरी की भाषा कहते हैं। भाषा में बहुत ही मिठास है, आप बोलिए सुनिए, बड़ा ही अच्छा लगता है। मुंडारी भाषा की बात करेंगे तो मुंडा जनजाति के द्वारा मुंडारी भाषा बोली जाती है, जो कि ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार के अंतर्गत आता है। सब याद रखना है। ठीक है। थोड़ा सा 1-2 मिनट टाइम अधिक लेंगे, लेकिन आप लोगों को जो है बहुत सारा नॉलेज वाला चीज़ सिखा के जाएंगे, क्योंकि हमारा जो काम है पढ़ाना और आप लोगों को ऐसे पढ़ाना कि आप लोग की नस में याद हो जाए, ताकि आप लोग जब तक जीवित है इन सब बातों को जो है नहीं भूल पाइएगा। नस नस में समवा देना है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि किसान जनजाति के लोग स्वयं को क्या कहते हैं? पहला है नगेशिया, दूसरा है कुड़ुक, तीसरा है महतो, चौथा है होड़ोको। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए नगेशिया। किसान को ही नगेशिया कहते हैं। जैसे बहुत लोग है अपना नाम लिखता है उसके पीछे नगेशिया टाइटल डाला हुआ, अगर सुनिएगा तो समझ जाइए वो किसान जनजाति से आता है। ठीक है। तो किसान लोग जो है स्वयं को नगेशिया कहते हैं, ये आपको याद रखना है। कुड़ुक की बात किया जाए तो उरांव जनजाति के लोग जो है स्वयं को कुड़ुक कहलाना पसंद करते हैं, क्योंकि उरांव जनजाति की भाषा भी क्या है? कुड़ुक है। और कुड़ुक का मतलब पूछता है तो हो जाता है मानव या मनुष्य हो जाता है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि झारखंड में कुल कितने वन्य प्राणी आश्रय स्थल है? यानी कि झारखंड में कुल कितने वन्य अभयारण्य हैं, ये पूछना चाह रहा है। पहला है 11, दूसरा है 12, तीसरा है 13, चौथा है 14। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा आपका बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए 11 हो जाएगा। झारखंड में 11 वन्य अभयारण्य है और एकमात्र एक जो है आपका क्या है? राष्ट्रीय उद्यान है। क्या है? झारखंड में एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है जिसका नाम है बेतला राष्ट्रीय उद्यान, जो कि आपका लातेहार जिला में है, ये याद रखना है। साथ ही 11 वन्यजीव अभयारण्य है। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि झारखंड में तिलहन का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? पहला है रांची, दूसरा है गुमला, तीसरा है हजारीबाग, चौथा है पलामू। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी पलामू जिला में पूरे झारखंड में सबसे अधिक तिलहन का उत्पादन होता है। अब पलामू की बात करेंगे तो पलामू जिला बना है 1892 ईस्वी में। तिलहन के अलावा पलामू में दलहन का भी उत्पादन सबसे अधिक होता है। इसके अलावा जौ का भी उत्पादन पलामू में सबसे अधिक होता है। साथ ही मक्का का भी उत्पादन पलामू में सबसे अधिक होता है। साथ ही ग्रेफाइट के रिजर्व में भी पूरे झारखंड में पलामू जिला अव्वल है। तो ये सब आपको याद रखना है। तो पलामू जो है बहुत सारे चीज़ों के उत्पादन में आगे है। तो यहाँ पर सवाल पूछा है तिलहन, तो ऑप्शन नंबर डी जो है आपका सही हो जाएगा। अब बाकी ऑप्शन का भी हल्का हल्का जिक्र कर ही लेते हैं।
तो रांची की बात करेंगे तो रांची जो है झारखंड की राजधानी है और यह 1899 में जिला बना है। गुमला की बात करेंगे तो गुमला जिला रांची जिला से अलग करके बनाया गया है कब? तो 1983 ईस्वी में। हजारीबाग जिला बना है 1833 में और हजारीबाग को हजार बागों का शहर कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि झारखंड के कुल वनों का कितना प्रतिशत सुरक्षित वन है? पहला है आपका 81.27, दूसरा है 29.61 और तीसरा है 75 और चौथा है 78.21। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 81.27। आपको बता दें कि सुरक्षित वन के तहत क्या होता है। तो सुरक्षित वन के तहत जो है ग्रामीणों को सूखा लकड़ी काटने के लिए परमिशन दिया जाता है, साथ ही गाय बैलों को जो है चराने की भी अनुमति मिलता है। तो ऐसे वनों को क्या कहा जाता है? सुरक्षित वन। और झारखंड में कुल वनों का 81.27% क्या है? आपका सुरक्षित वन है। अगर आरक्षित वन की बात करेंगे, ठीक है, आरक्षित वन, तो आरक्षित वन कितना प्रतिशत है? तो आरक्षित वन 18.58% है। इसके अलावा और एक आपका बच गया अवर्गीकृत वन, और अवर्गीकृत वनों का प्रतिशत कितना है? तो 0.14%। कितना है? 0.14% है। ये आपको याद रखना है, ठीक है, अवर्गीकृत वाला। तो यहाँ हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 81.27। आपको ये भी पूछता है कि झारखंड में 2023 के हिसाब से पूछ सकता है। 2023 के हिसाब झारखंड में वनों का प्रतिशतता कितना है? तो हो जाएगा 29.76 हो जाएगा। अगर आपसे पूछेगा कि 23 में हो जाएगा 29.81 हो जाएगा, ठीक है। इतना याद रखना है, क्योंकि प्रत्येक 2 साल में जो है वन रिपोर्ट जारी किया जाता है। कहाँ से? देहरादून से, उत्तराखंड की राजधानी देहरादून से। और 2023 के हिसाब से हो जाएगा आपका 29.81। कितना? 29.81 जो है झारखंड में वनों का प्रतिशत है। इतना याद रखना है। तो 13 का ऑप्शन नंबर ए 81.27। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि सदनी घाघ जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? पहला है स्वर्णरेखा, दूसरा है शंख नदी, तीसरा है दामोदर, चौथा है अजय नदी। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। शंख नदी पर सदनी घाघ बना हुआ है। और इस सदनी घाघ का आकार जो है सांप की तरह है। कैसा है? सर्पिला आकार है, सांप की तरह आकार है। अगर इसकी ऊंचाई की बात करेंगे तो इसकी ऊंचाई मीटर में नापिएगा तो कितना है? 60 मीटर है। फीट में नापिएगा तो लगभग ये 200 फीट है। इतना आपको याद रखना है, ठीक है। सदनी घाघ की बात कर रहे हैं और ये सदनी घाघ आपका शंख नदी में है। और किस जिला में है? तो ये आपका गुमला जिला में है। और गुमला जिला 1983 में बना है। अब शंख नदी की भी बात करेंगे तो शंख नदी का उद्गम स्थल कहाँ से होता है? तो शंख नदी का उद्गम स्थल होता है आपका चैनपुर से। और ये चैनपुर कहाँ है? तो चैनपुर आपका गुमला जिला में है, ठीक है। और शंख नदी पर ही पहले जो है हीरा पाया जाता था, ऐसा माना जाता है। अब बाकी नदी के बारे में भी थोड़ा थोड़ा आपको बता ही देते हैं। जैसे स्वर्णरेखा नदी की बात करेंगे तो स्वर्णरेखा नदी का उद्गम स्थल रांची के नगड़ी गांव से होता है। और जिस जगह से निकलता है उस जगह को क्या कहा जाता है? रानी चुआ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रानी चुआ। और स्वर्णरेखा नदी झारखंड का एकमात्र नदी है जो स्वतंत्र रूप से बंगाल के खाड़ी में गिरता है। उसको आप ऐसे भी कह सकते हैं कि समुद्र में स्वतंत्र रूप से जाके मिलने वाली झारखंड की एकमात्र नदी स्वर्णरेखा नदी है। अब स्वर्णरेखा नदी की सहायक नदी हो जाएगा आपका संजय नदी, इसके अलावा राढ़ू नदी, इसके अलावा आपका कांची नदी, इसके अलावा खरकई नदी, इसके अलावा और भी बहुत सारा नदी है, हरमू नदी। ये सब क्या है? स्वर्णरेखा की सहायक नदी है। अब स्वर्णरेखा नदी पर बहुत सारा चीज़ है, जैसे हुंडरू जलप्रपात जो कि झारखंड का दूसरा प्रमुख जलप्रपात है। ये हुंडरू जलप्रपात है जो कि रांची जिला के अंतर्गत ही आता है। इसके अलावा स्वर्णरेखा नदी पर आपका क्या है? पालना डैम भी बना हुआ है, ठीक है, जो कि आपका सरायकेला जिला में है। इसके अलावा स्वर्णरेखा नदी पर आपका चांडिल डैम भी बना हुआ है और ये भी आपका सरायकेला जिला में है। और स्वर्णरेखा और खरकई नदी के किनारे झारखंड का महत्वपूर्ण शहर, औद्योगिक शहर जमशेदपुर शहर बसा हुआ है। ये भी याद रखना है, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे अजय नदी की। तो अजय नदी का उद्गम स्थल कहाँ से होता है? मुंगेर से होता है। और ये मुंगेर कहाँ है? तो मुंगेर जो है आपका बिहार राज्य में है। ये आपको याद रखना है। तो ऐसे तो 14 का सही उत्तर आपका क्या है? तो ऑप्शन नंबर बी शंख नदी पर सदनी घाघ है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 की ओर।
क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कि झारखंड की सबसे बड़ी और लंबी नदी कौन सी है? पहला है दामोदर, दूसरा है स्वर्णरेखा, तीसरा है सोन, चौथा है उत्तरी कोयल। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। दामोदर नदी झारखंड की सबसे लंबी नदी है। तो इसके बारे में थोड़ा सा विस्तार में हम लोग जानते हैं। तो दामोदर नदी का उद्गम स्थल टोरी है और टोरी नामक स्थान आपका लातेहार जिला में है और लातेहार जिला 4 अप्रैल 2001 ईस्वी को बना है। इतना याद रखना है। अब दामोदर नदी को ही क्या कहा जाता है? देव नदी भी कहा जाता है और दामोदर नदी को जो है झारखंड का सबसे प्रदूषित नदी भी माना जाता है। इसके अलावा दामोदर नदी जो है झारखंड की सबसे लंबी नदी है। अब झारखंड की सबसे लंबी बोल रहे हैं तो कितनी लंबाई है? तो 290 किलोमीटर ये झारखंड में इसकी लंबाई है। साथ ही ये भी कहा जाता है दामोदर नदी को कि यह जो है बंगाल का शोक है। बंगाल का शोक यानी कि दुख की बात हो रहा है। तो दुख किस बात की है? तो बता दें कि दामोदर नदी में इतना अधिक बाढ़ आता है कि काफ़ी जान माल की क्षति होती है, जिसके कारण दामोदर नदी को बंगाल का शोक भी कहा जाता है। अब हम लोग जानेंगे कि दामोदर नदी का जो है कुल लंबाई कितना है? तो कुल लंबाई है 592 किलोमीटर। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए दामोदर नदी। अब स्वर्णरेखा नदी के बारे में बता चुके हैं, तो हम लोग सोन नदी की बात करेंगे। तो सोन नदी का उद्गम स्थल एमपी यानी कि मध्य प्रदेश में होता है। कहाँ पर होता है? तो अमरकंटक की पहाड़ी से होता है और ये झारखंड में प्रवेश जो है आपका गढ़वा जिला से होकर होता है। ये आपको याद रखना है। और सोन नदी की सहायक नदी कौन है? तो सोन नदी की सहायक नदी उत्तरी कोयल नदी है। ठीक है, ये वाला उत्तरी कोयल नदी। अब उत्तरी कोयल नदी कहाँ से निकलती है? तो रांची के पिस्का गांव से निकलता है और इसकी सहायक नदी कौन कौन है? आपका औरंगा है, इसके अलावा अमानत है, इसके अलावा बूढ़ा नदी है। ये सब के सब जो है उत्तरी कोयल की सहायक नदी है और उत्तरी कोयल स्वयं जो है सोन नदी की सहायक नदी है। ये भी आपको याद रखना है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कि कोयलकारो जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है? पहला बिहार, दूसरा पश्चिम बंगाल, तीसरा है झारखंड, चौथा है उड़ीसा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। झारखंड राज्य में कोयलकारो जल विद्युत परियोजना है। ये दो नदी से बना है, कोयल और आपका कारो। दो नदी के मिलन से बना है, इसीलिए इसका नाम कोयलकारो जल विद्युत परियोजना रखा गया है। अब कोयलकारो जल विद्युत परियोजना की शुरुआत कब हुई थी ये पूछा जाता है। तो इसकी शुरुआत 1973 में हो गई थी, लेकिन वहाँ के जो लोकल आदिवासी हैं उनके विरोध के कारण जो है इसको 2003 में ही बंद कर दिया गया है और वर्तमान में ये क्या है? बंद है। इतना आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर विकल्प में जो बाकी दिया हुआ है सब क्या है? झारखंड के पड़ोसी राज्य हैं और झारखंड से सीमा साझा करने वाले राज्य हैं। तो इसको हम लोग ऐसे समझेंगे। देखिए, झारखंड का कार्य कुछ इस प्रकार से है, यानी अगर कहा जाए तो झारखंड का कार्य चतुर्भुजाकार है और झारखंड जो है 5 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। पूरब में पश्चिम बंगाल के साथ और पश्चिम में उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ के साथ और उत्तर में बिहार के साथ और दक्षिण में उड़ीसा के साथ। ये भी याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है कि उधवा झील पक्षी विहार की स्थापना कब हुई थी? पहला 1991, दूसरा 1995, तीसरा 1997, चौथा 2001। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। 1991 में उधवा झील पक्षी विहार की स्थापना हुई है और ये कहाँ पर है? तो ये आपका साहेबगंज जिला में है। कहाँ है? साहेबगंज जिला में है और साहेबगंज जिला बना है 1983 ईस्वी में। और साहेबगंज झारखंड की एकमात्र नदी है जहाँ पर जो है गंगा नदी बहती है। ये भी आपको याद रखना है। साथ ही साहेबगंज में ही आपका क्या है? तो तेलियागढ़ का किला है। क्या है? तेलियागढ़ का किला भी कहाँ है? तो आपका साहेबगंज जिला में है। इतना याद रखना है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है कि झारखंड लोक सेवा आयोग के सदस्यों की संख्या कौन निर्धारित करता है? पहला है राज्यपाल, दूसरा है मुख्यमंत्री, तीसरा है राष्ट्रपति, चौथा है प्रधानमंत्री। तो झारखंड लोक सेवा आयोग में कितने सदस्य होंगे ये तय कौन करता है? पहला हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राज्यपाल करता है। ठीक है, ये झारखंड लोक सेवा आयोग यानी कि जेपीएससी की बात हो रहा है और जेपीएससी की स्थापना झारखंड में कब हुआ है? तो 2001 ईस्वी को हुआ है और वर्तमान में जो है जेपीएससी के अध्यक्ष कौन है? तो एल खंगियाते हैं। कौन है? एल खंगियाते हैं। ये आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग
उससे पहले यहाँ पर राज्यपाल का जिक्र हुआ है तो बता ही देते हैं ना। तो झारखंड के प्रथम राज्यपाल का नाम है प्रभात कुमार। क्या नाम है? प्रभात कुमार। और झारखंड के वर्तमान राज्यपाल का नाम है संतोष कुमार गंगवार। क्या नाम है? संतोष गंगवार। और झारखंड के प्रथम महिला और आदिवासी राज्यपाल का नाम है द्रौपदी मुर्मू। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है कि झारखंड विधानसभा के अध्यक्ष के चुनाव होता है, यानी कि कौन करता है? पहला है विधानसभा के सदस्य द्वारा, दूसरा है विधान परिषद के सदस्यों द्वारा, तीसरा है विधानसभा और विधान परिषद के सदस्य द्वारा, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, विधानसभा के सदस्यों द्वारा झारखंड विधानसभा के अध्यक्ष का चुनाव किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अब अगर बात करेंगे झारखंड विधानसभा के सदस्य बनने के लिए आपका उम्र कम से कम कितना होना चाहिए? तो उम्र कम से कम 25 वर्ष होना चाहिए। कितना? 25 वर्ष होना अनिवार्य है। और झारखंड विधानसभा में सदस्यों की संख्या कितना है? तो झारखंड विधानसभा में सदस्यों की संख्या वर्तमान में 81 है। और ये जो 81 विधानसभा सदस्य या सीट है, इसका भी बंटवारा है। तो एसटी के लिए, एसटी बोले तो अनुसूचित जनजाति के लिए जो है झारखंड विधानसभा में सीटों की संख्या कितनी? 28 सीट आरक्षित है। एससी मतलब अनुसूचित जाति, और अनुसूचित जाति के लिए जो है सीटों कितने सीट आरक्षित है? तो 9 सीट आरक्षित है। और बाकी जो बच गया उसको जनरल कैटेगरी में रखते हैं, अर्थात सामान्य वर्ग में रखते हैं। वो कितना है? तो 44 है। ये आपको याद रखना है। साथ में यहाँ पर और एक चीज़ को आपको याद रखना है कि झारखंड विधानसभा के अध्यक्ष का नाम क्या है? तो उसका नाम है रविंद्र महतो। रविंद्र कुमार महतो नाम है। और रविंद्र महतो जो है आपको बता दें, रविंद्रनाथ महतो जो है जेएमएम यानी कि झारखंड मुक्ति मोर्चा से एमएलए हैं। और कहाँ से हैं? तो नाला विधानसभा क्षेत्र से। और ये नाला विधानसभा क्षेत्र कहाँ से आता है, किस जिला के अंतर्गत आता है? तो ये आपका जामताड़ा जिला के अंतर्गत आता है। और जामताड़ा जिला बना है 2001 ईस्वी को। सब याद रखना है। चलिए 19 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, विधानसभा के सदस्य द्वारा हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है कि राज्य में शासन का वास्तविक अध्यक्ष कौन होता है? पहला है राज्यपाल, दूसरा है मुख्यमंत्री, तीसरा है मुख्य सचिव, चौथा है राष्ट्रपति। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, मुख्यमंत्री हो जाएगा। देखिए वास्तविक अध्यक्ष तो होता है मुख्यमंत्री, लेकिन ऐसे तो जब तक राज्यपाल का जब तक सिग्नेचर या सहमति नहीं होता है कुछ होता नहीं। लेकिन वास्तविक में जो है अध्यक्ष किसको मानेंगे? हम लोग मुख्यमंत्री को मानेंगे। इतना याद रखना है। और मुख्यमंत्री की बात करेंगे तो झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री का नाम है बाबूलाल मरांडी। और बाबूलाल मरांडी ने झारखंड को 2000 ईस्वी से लेके 2003 ईस्वी तक सीएम के रूप में सेवा की थी। और ये बीजेपी यानी कि भारतीय जनता पार्टी से थे। इतना याद रखना है। और झारखंड के वर्तमान मुख्यमंत्री की बात करेंगे तो कौन है? आपके हेमंत सोरेन हैं। और हेमंत सोरेन किस राजनीतिक पार्टी से हैं? तो ये आपके जेएमएम से हैं, यानी कि झारखंड मुक्ति मोर्चा से हैं। इतना याद रखना है। तो 20 का जो है उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मुख्यमंत्री साहब। क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है कि कोयला भंडार में झारखंड का देश में कौन सा स्थान है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, पहला स्थान है। पूरे भारत देश में जो कोयला के भंडार के मामले में हमारा झारखंड आगे है। झारखंड में आपको बता दें झरिया नामक स्थान है जो कि पूरे भारत में कोयला के लिए फेमस है। और ये झरिया कहाँ है? आपका धनबाद जिला में है। और धनबाद जिला को झारखंड का कोयला नगरी और भारत का कोयला का राजधानी भी कहा जाता है। और ये धनबाद जिला बना है 1956 में। और धनबाद में ही आपका क्या है? तो मैथन डैम है, मैथन डैम। इसके अलावा धनबाद में आपका क्या है? वासेपुर नाम का शहर है, जिस पर आधारित बॉलीवुड वालों ने एक पिक्चर बनाई है, गैंग ऑफ वासेपुर। क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है कि झारखंड में स्थापित सर्वप्रथम आधुनिक उद्योग कौन सा है? पहला है लौह इस्पात उद्योग, दूसरा है एचईसी कारखाना, तीसरा एल्युमिनियम कारखाना, चौथा है रासायनिक एवं उर्वरक कारखाना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लौह इस्पात उद्योग। लौह इस्पात उद्योग आपका 1907 में जो है जमशेदपुर के साक्षी नामक स्थान पर लगाया गया था, जमशेदजी नसवानजी टाटा के द्वारा। ठीक है। इसके अलावा लौह इस्पात संयंत्र 1964 में आपका बोकारो में भी लगाया गया है।
इतना याद रखना है, ठीक है। अगर एचईसी कारखाना की बात करेंगे, हेवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन, जिसको कारखानों का कारखाना कहा जाता है, तो ये कहाँ है? आपका रांची जिला में है। रांची के हटिया में स्थित है और इसकी स्थापना कब हुई है? तो 1958 में हुई है चेकोस्लोवाकिया देश के सहयोग से। इतना याद रखना है। अगर ऑप्शन नंबर सी की बात करेंगे, तो एल्युमिनियम की कारखाना कहाँ पर है? तो एल्युमिनियम का कारखाना मुरी में लगाया गया है। कब लगाया गया है? तो 1938 में लगाया गया है और ये मुरी जो है आपका रांची जिला के अंतर्गत आता है। इतना याद रखना है। चौथा अगर विकल्प की बात करेंगे रासायनिक एवं उर्वरक कारखाना की, तो ये कहाँ पर है? आपका सिंदरी में है। और सिंदरी कहाँ पर है? तो सिंदरी आपका धनबाद जिला में है। और अगर इस कारखाना की बात करेंगे, तो ये कारखाना 1951 में स्थापित किए गए हैं। ये सब जो है आपको याद रखना है। तो 22 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, लौह इस्पात उद्योग हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है कि झारखंड की सबसे लंबी राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सी है? पहला है NH2, दूसरा है NH23, तीसरा है NH32, चौथा है NH33। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, NH33, नेशनल हाईवे 33, ठीक है। तो इसका जो है वर्तमान में नाम क्या हो गया है? NH20 हो गया है। क्या इसी को जो है NH33 का नया नाम NH20 हो गया है? ये भी आपको याद रखना है। अब NH33 की बात हो रहा है, तो यह झारखंड का सबसे लंबा ही है और इसका लंबाई झारखंड में 333.5 किलोमीटर है। कितना? 333.5 किलोमीटर है और इसको जो है झारखंड में जीवन रेखा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? झारखंड की जीवन रेखा कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। क्वेश्चन नंबर 24 कहता है कि 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड की कुल जनसंख्या भारत की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? पहला है 2.27, दूसरा है 2.72, तीसरा है 2.7 और चौथा है 2.42। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2.72। तो 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड की कुल जनसंख्या कितनी है? 3,29,88,134 है। उस समय जो है झारखंड की भारत की कुल जनसंख्या कितनी थी? तो 121 करोड़ के आसपास थी। और भारत के जो 121 करोड़ की जनसंख्या है उसमें 3,29,88,134 को प्रतिशत में निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? तो 2.72% हो जाएगा। ये भी आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। क्वेश्चन नंबर 25 कहता है कि झारखंड का सबसे मशहूर लोक नृत्य कौन सा है? पहला है छऊ, दूसरा है नटुआ, तीसरा है कर्मा, चौथा है जदूर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, छऊ नृत्य। छऊ नृत्य झारखंड का लोक नृत्य है ही। इसके अलावा यह जो है अंतर्राष्ट्रीय लोक नृत्य बन गया क्योंकि इसको जो है 1938 में यूरोप में भी प्रदर्शन किया जा चुका है और इस तरह से जो है पूरा विदेश के लोग भी छऊ नृत्य को जानते हैं और पसंद भी करते हैं। तो ये जो है झारखंड का लोक नृत्य था, लेकिन यह अब अंतर्राष्ट्रीय लोक नृत्य बन चुका है। अब छऊ नृत्य की बात करेंगे तो छऊ नृत्य जो है क्या है? ये एक पुरुष प्रधान नृत्य है। क्या है? पुरुष प्रधान नृत्य है और ये जो है आपका ओजपूर नृत्य है और इसके जो नर्तक होता है वो क्या करता है? तो मुखौटा पहन के नृत्य करता है। इतना याद रखना है, ठीक है। और झारखंड में जो सरायकेला जिला है, क्या है? सरायकेला जिला है। तो सरायकेला जिला को क्या कहा जाता है? तो छऊ नृत्य का उद्गम स्थल माना जाता है। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। वैसे पूरे भारत में जो है 3 प्रकार का छऊ नृत्य बताया जाता है। जैसे उड़ीसा का मयूरभंज प्रकार, क्या? उड़ीसा का मयूरभंज प्रकार और पश्चिम बंगाल का पुरुलिया, ठीक है। पश्चिम बंगाल का पुरुलिया और झारखंड का सरायकेला प्रकार का छऊ नृत्य बताया जाता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 26 की ओर। क्वेश्चन नंबर 26 कहता है कि झूमर गीत कब गाया जाता है? पहला है पूजा के अवसर पर, दूसरा है पर्व त्योहार का अवसर, तीसरा है जन्म के अवसर, चौथा है विवाह के समय। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पर्व त्योहार के अवसर पर झूमर गीत गाया जाता है, ठीक है। अब जन्म के अवसर पर क्या? तो जन्म के अवसर पर झंझाइन लोकगीत गाया जाता है और विवाह के समय जो है डोमकच गीत गाया जाता है। इसके अलावा और एक गीत होता है जिसको क्या कहा जाता है? औंधी। क्या? औंधी गीत भी कहा जाता है जो कि विवाह के अवसर पर ही गाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 कहता है कि संथालों का प्रिय वाद्य यंत्र कौन सा है? पहला है शहनाई, दूसरा है केंद्री, तीसरा है भुआंग, चौथा है मांदर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केंद्री जो है संथालों का प्रिय वाद्य यंत्र है, ठीक है। केंद्री
ये जो है केंद्रीय जो है क्या है आपका तंतु वाद्य यंत्र है। क्या है? तंतु वाद्य यंत्र। और तंतु वाद्य यंत्र मतलब ये हो गया जिसको हम तार के कंपन से आवाज़ निकालते हैं या बजाते हैं, वो तंतु वाद्य यंत्र है। और जिसको मुंह से फूंक कर बजाया जाता है उसे सुशीर वाद्य यंत्र भी कहते हैं। ये आपको याद रखना है। ठीक है। तो झारखंडी वायलिन किसको कहा जाता है? तो झारखंडी वायलिन कहा जाता है आपको केंद्री को। ये आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 28 की ओर। क्वेश्चन नंबर 28 कहता है कि कॉलेज ऑफ फॉरेस्ट्री कहाँ पर स्थित है? पहला है धनबाद, दूसरा है लातेहार, तीसरा है पलामू, चौथा है रांची। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रांची में है। और रांची में भी कहाँ? तो रांची के कांके में है। एक्चुअली रांची में जो है आपका क्या है, बिरसा कृषि विश्वविद्यालय है, उसी का एक हिस्सा को कहा जाता है कॉलेज ऑफ फॉरेस्ट्री। तो बिरसा कृषि विश्वविद्यालय झारखंड रांची के कांके में है, जिसकी स्थापना 1981 में किया गया है। और यहीं पर जो है वानिकी भी पढ़ाया जाता है, पशुपालन भी पढ़ाया जाता है, ये सब कुछ पढ़ाया जाता है। तो ये बिरसा कृषि विश्वविद्यालय का ही एक हिस्सा है। इतना याद रखना है। अब कांके की बात आया है तो कांके में आपका क्या है, रॉक गार्डन है। क्या है? रॉक गार्डन है। इसके अलावा कांके में आपका क्या है, रीन पास यानी कि पागल खाना भी है। ये आपको याद रखना है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आज जो है रांची के बारे में नहीं बताए हैं तो बता ही देते हैं, आखिरी समय पहुँच ही गए हैं। तो रांची की बात करेंगे तो ये क्या है, झारखंड की राजधानी है। और रांची जिला बना है 1899 ईस्वी में। रांची को क्या कहा जाता है, शहीदों का नगर। इसके अलावा रांची को कहा जाता है सिटी ऑफ वाटरफॉल्स यानी कि झरनों का शहर भी कहा जाता है। साथ ही रांची को जो है झारखंड का शिमला भी कहा जाता है। और रांची को मैनचेस्टर ऑफ ईस्ट भी कहा जाता है। तो 28 का जो है सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, रांची हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 कहता है कि कोलेश्वरी मंदिर किस जिला में स्थित है? पहला है चतरा, दूसरा है गढ़वा, तीसरा पलामू, चौथा है लातेहार। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चतरा जिला के कोलडीहा में। ठीक है। क्या है, कोलेश्वरी मंदिर है। या इटखोरी में कह सकते हैं, इटखोरी में क्या है, कोलेश्वरी मंदिर। अब चतरा की बात करेंगे तो चतरा जिला बना है 1991 में। चतरा को क्या कहा जाता है, तो छोटा नागपुर का प्रवेश द्वार कहा जाता है। इसके अलावा चतरा जो है लोकसभा में, ठीक है, लोकसभा में सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र है। और आपको बता दें कि चतरा से जो है किनका ताल्लुकात था, तो चतरा से जो है शीतलनाथ का ताल्लुकात था। और ये शीतलनाथ कौन थे, तो शीतलनाथ जो है जैन धर्मावलंबियों के तीर्थंकर थे। कितने क्रम के, तो 10वें क्रम के तीर्थंकर थे। और इनका संबंध चतरा के इटखोरी से था, ये भी आपको याद रखना है। तो चतरा भी क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण स्थल है, तो इसके बारे में भी आपको याद रखना है। तो ये था 29 नंबर का क्वेश्चन। 30 क्वेश्चन लेके आते हैं। तो 30वां क्वेश्चन जो है आपके होमवर्क के लिए है। दैनिक हितवाद का संपादन किसने किया था? पहला है राधा कृष्ण, दूसरा है सखाराम गणेश तेवस्कर, तीसरा है कामिल वुल्के, चौथा इनमें से कोई नहीं। चलिए इसमें जो है आप, हमको लगता है कि सकिएगा कि नहीं, होमवर्क दे कि नहीं, लेकिन दे ही देते हैं। ठीक है, इसको होमवर्क आप लोग बनाइएगा, होमवर्क। ठीक है, मेरा व्हाट्सअप नंबर है 93 34 40 05 26। इसमें मैसेज या व्हाट्सअप के माध्यम से आप हमसे बातचीत कर सकते हैं, एग्ज़ाम संबंधी बातचीत पूछ सकते हैं। साथ ही कुछ सलाह मशवरा कुछ भी देना हो क्लास के लिए तो भी स्वीकार है, स्वागत है। और क्लास अच्छा लगता है तो आप अपने छोटे भाई बहनों को, बड़े भाई बहनों को, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और क्लास को लाइक कीजिए। और बाकी तो कल फिर दमदार क्लास के साथ हम हाजिर होंगे ही। बस इतना आप लोग कर दीजिए। तो आज के लिए बस इतना सा ही, कल फिर महत्वपूर्ण क्लास के साथ हाजिर होते हैं। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।